हेलो हेलो। गुड इवनिंग माय डियर गाइज जैसा कि हमने इस यूनिट के तहत यानी पार्ट 2 में हमने पहले यूनिट में कंटिन्यू चर्चा की है और चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश भाषा को लेकर के। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हम इंग्लिश भाषा को अब ना लेकर के हम ये कह सकते हैं कि हम एक भाषा के विषय में चर्चा कर रहे हैं कंटिन्यू। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के अंदर जो मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है मल्टी यानी विविध, लिंगुअल यानी भाषा, यानी विविध भाषाओं का जो प्रकृति है, यानी भारत के अंदर यह जो अलग अलग भाषाओं के अध्यापन की जो प्रकृति है वो कैसे है, किस कारण से है, और साथ ही मैं ये कह सकता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो माय डियर गाइज, आज तक आप हो सकता है मे बी आपने ये सोचा हो कि भारत में हिंदी है, अंग्रेज़ी है, संस्कृत है, या आपने 1, 2, 5, 10 भाषाओं की और कल्पना की होगी। किंतु आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि वास्तव में भाषाएं जो हैं वो कोई 1, 2 नहीं हैं, यानी वो एक कितनी बड़ी संख्या में है, उनका क्या महत्व है, और क्यों हमें अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान करना चाहिए, या फिर हम कहें कि अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हमें क्यों होना चाहिए। आज हम इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। तो डियर गाइज, आगे हम बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट, यानी वेल नोन यानी सुप्रसिद्ध है, यानी बहुत अच्छे से जाना गया, जो बहुत अच्छे से जाना जाता हो, फैक्ट दैट इंडिया इज़ ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी ये बहुत ही अच्छे तरीके से विदित है कि भारत के अंदर भारत जो देश है उस देश को बहुभाषाई देश कहा जाता है। यानी भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें अनेक भाषाएं यानी अलग अलग भाषाओं का क्या कहता है प्रयोग किया जाता है। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, और कह रहा है कि एक पुरानी कहावत भी है। सेइंग का मतलब क्या है यहाँ पर, कहावत, यानी भाषा के विषय के अंदर एक पुरानी कहावत भी है। कहावत क्या है, देखो, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। यानी माय डियर गाइस, इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, मैं इस हिंदी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताना चाहूँगा कि कोस कोस पर बदले पानी, यानी एक यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि एक निश्चित सीमा पर यानी एक निश्चित दूरी तय करने के बाद में आप हमेशा पाएंगे कि पानी के स्वाद में क्या होगा, कोई ना कोई बदलाव आपको महसूस होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं विराटनगर का व्यक्ति विशेष हूँ, तो मैं विराटनगर से यदि जयपुर जाता हूँ, धौलपुर जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, यानी एक लंबी दूरी तय करने के बाद में अगर मैं एक दूसरे क्षेत्र विशेष में पहुँचता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पानी के स्वाद में एक अंतर नज़र आएगा, मैं उसे महसूस कर पाऊँगा। तो कह रहे जिस प्रकार से पानी के स्वाद में अंतर होता है, उसी प्रकार से चार कोस पर बदले वाणी, यानी कह रहे हैं कि एक लंबी दूरी तय करने के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है, उसी प्रकार से चार कोस पर बदले वाणी, यानी कह रहे हैं कि उसी प्रकार से पानी के स्वाद के साथ साथ ही वाणी जो है, भाषा जो है वो भी बदल जाती है। यानी आपने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा, आपने कई बार कहते हुए सुना होगा, अरे भाई हम तो ऐसे बोलते हैं, मेरे मामा जी तो ऐसे बोलते हैं, उनकी तो लय ही अलग है, अरे मेरी वो दूर की बुआ जी है वो तो पता नहीं कैसे ही बोलती है, उनकी तो हमें कुछ ही समझ में नहीं आती, उनकी तो हमें कुछ बहुत ही कम समझ में आती है। ऐसा अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा। तो कह रहे हैं कि वाटर एंड लैंग्वेज और डायलेक्ट का मतलब होता है क्या, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनको, यानी डायलेक्ट जो है एक लैंग्वेज नहीं बनी जाती है माय डियर गाइज। तो कह रहे हैं डायलेक्ट चेंज एट रेगुलर डिस्टेंस, यानी रेगुलर डिस्टेंस यानी एक निश्चित दूरी के ऊपर क्या होती है पानी, और भाषा जो है वो देखो, एक तो लैंग्वेज होती है, एक बोली होती है। डायलेक्ट का अर्थ है बोली, यानी वास्तव में तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये चार कोस वाली जो बात कही गई है, ये चार कोस की बात वास्तव में ये कही गई है कि जो वाणी है यानी बोली जो है, बोली जो है वो बदल जाती है। कहने का तात्पर्य भाषा नहीं बदलती है, भाषा तो वैसे ही हो सकती है, हिंदी ही हो सकती है, पर उसकी जो बोली है, बोली का मतलब होता है लहजा, यानी बोलने का एक तरीका, वे, एक्सप्रेशन, वो क्या होता है बदल जाता है। आगे देखते हैं, बात करते हैं करें कि दिस एम्प्लाई डिमोन्स्ट्रेट्स
द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेज इन इंडियन सोसाइटी। कह रहे कि एम्प्लॉय यानी इसकी जो बहुलता है, बहुलता मतलब कि विविधता, यानी जो भाषाओं की जो विविधता है, भाषाओं की एक बड़ी जो तादाद है, संख्याएं जो है डायलेक्ट की कही है, लैंग्वेज की, कह रही है क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेज इन इंडियन सोसाइटी। यानी ये चीज़ क्या करती है, भारतीय समाज के अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेज यानी वाणी कहें, लहजा कहें, हमारा जो बोलने का जो तरीका है उसके क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करती है, यानी उसकी विविधता को क्या करते हैं, हमारे सामने स्पष्ट करती है। यानी कहने तात्पर्य हुआ कि ये चीज़ बताना चाहती है, ये चीज़ बताती है कि हमारी जो भाषा है वो क्या होगी, थोड़ी सी हमें प्रदर्शन का एक अलग अलग रूप में प्रदर्शन का क्या देती है, अवसर प्रदान करती है। और आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 201 सेंसस देयर वर हैज मैनी हैज 6,661 मदर टंग्स बिलोंगिंग टू 5 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज इन दिस कंट्री। और कह रहे हैं कि 2001 की सेंसस होता है जनगणना, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारत के अंदर 5 तो क्या है, लैंग्वेज है। देखो लैंग्वेज का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी आपकी लैंग्वेज है, संस्कृत आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है, जर्मन आपकी लैंग्वेज है, फ्रांस आपकी लैंग्वेज है, पर जिसे हम कहते हैं ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है, तो ये ढूंढाड़ी और मारवाड़ी जो है ये क्या नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। तो डियर गाइज वास्तव में ये क्या है, मदर टंग है। ये मदर टंग कहें, इसको डायलेक्ट कह सकते हैं। तो ये कहा गया है कि 2001 की जनगणना के अंदर, जनगणना के अनुसार ये पता लगाया गया है, ये स्पष्ट हुआ है कि भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में 6,661 तो मातृभाषा हैं, और जो किनसे संबंध रखती हैं वो मातृभाषाएँ, 6,661 जो मातृभाषाएँ हैं वो केवल 5 अलग अलग भाषाओं से, भाषाई परिवार से, फैमिलीज इन दिस कंट्री, यानी पूरे देश के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में उन्हें 6,661 जो मातृभाषाएँ हैं उनका संबंध, या वो जो निकली हैं वो कहाँ से निकली हैं, उनका संबंध जो है वो सिर्फ किन से हैं, 5 भाषाई परिवार से है। यानी मूल रूप से 5 भाषाएं हैं, और उन मूल 5 भाषाओं, जैसे मैं इस बात को इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि जैसे मानो कि मेरे पिताजी के जो अंकल वगैरह थे वो 5 थे, यानी मेरे दादा कितने हो गए, 5। उन 5 दादाओं की हम इतनी बड़ी संतान है। इतनी बड़ी संतान का तात्पर्य मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके पोते, पड़पोते, बेटियां, जो भी कुछ हैं, ये इतनी बड़ी जो तादाद, इतनी बड़ी जो संख्या बनी, ये इतनी बड़ी जो परिवार बना है, वो केवल किन से बना है, उन मेरे 5 दादाओं के एक छोटे से समूह से इतना बड़ा परिवार तैयार हुआ है। तो यानी भाषाएं तो मूलतः 5 हैं, किंतु उन 5 भाषाओं में निकल करके आई 6,661 क्या मातृभाषाएँ। आगे कह रहा है देखो, यानी ये कब की बात हो रही है, 2001 की जनगणना के अनुसार। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं, वहाँ कितनी मातृभाषाएं हैं, तो कह रहे हैं 6,661 मदर टंग्स, और कितनी भाषाएं हैं, तो कह रहे हैं कि 5 भाषाएं हैं। आगे कह रहा है ओवर 1870 लैंग्वेज आर यूज्ड इन द प्रिंट मीडिया। तो ये याद करने का विषय है कि यानी ओवर यानी से अधिक, यानी 87 भाषाओं से भी अधिक आर यूज्ड इन द प्रिंट मीडिया। यानी प्रिंट मीडिया का मतलब है कि जो अखबार वगैरह जो आते हैं, पत्रिकाएं जो छपती हैं, ये जो अखबार, पत्रिकाएं, बुक्स वगैरह जो होती हैं, ये आज भारत के अंदर 87 से भी यानी 87 से भी अधिक जो भाषाएं हैं उनमें इनका प्रकाशन होता है, या कहें कि प्रकाशन का कार्य 87 से भी अधिक भाषाओं में किया जाता है। जबकि कह रहे हैं 71 यानी 71 लैंग्वेज ऑन रेडियो, यानी कहता है जो रेडियो है, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे FM रेडियो है, या इस प्रकार जो रेडियो हैं, उन रेडियो पर 71 भाषाओं का क्या कहता है, प्रकाशन, जिसे हम कहें कि 71 भाषाओं के अंदर सूचनाएं जो हमें प्रदान की जाती है, उन सूचनाओं के लिए 71 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी मेरा कहना तात्पर्य ये है कि जो दूरवाणी वगैरह जो होती हैं वो 71 भाषाओं में, संपूर्ण भारत के अंदर 71 भाषाओं में क्या होती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा डिश वगैरह पर कि मलयालम, तेलुगु, उड़ीसा, इस प्रकार से अलग अलग
जो 71 भाषाएं हैं, जिन 71 भाषाओं के अंदर आज क्या किया जा रहा है, रेडियो के द्वारा प्रसारण किया जा रहा है। यानी रेडियो पर जो प्रसारण होता है वो लगभग 71 भाषाओं में होता है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासकीय कार्य, प्रशासन जो है ऑफ द कंट्री, यानी भारत का इस देश का जो प्रशासन है इस कंडक्टेड इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। और कह रहा है कि भारत का जो प्रशासन है वो 22 क्या है, भाषाओं के अंदर संचालित है। यानी मेरा कहना तात्पर्य है, अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत की जो संविधान की जो भाषाएं हैं, यानी संविधान के अंतर्गत जो स्वीकृत जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं, तो कह रहे हैं कि वो तो 22 भाषाएं हैं। यानी संविधान ने 22 भाषाओं क्या कर रखा है, अनुमति प्रदान कर रखी है, और वो भाषाएं राष्ट्रीय भाषाओं के अंदर आती हैं। यानी तो 22 भाषाएं तो क्या हो गई आपकी, जिनमें प्रशासन के कार्य चलते हैं। प्रशासन का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदी के अंदर आपके कोर्ट वगैरह के अंदर क्या होता है, हिंदी में काम। तो डियर गाइज, हमने जान लिया कि जो संविधान के अंदर 22 भाषाओं में क्या होता है, प्रशासकीय कार्यों का संचालन किया जाता है। यानी प्रशासकीय भाषाओं से तात्पर्य हुआ कि प्रशासकीय कार्यों से तात्पर्य हुआ कि जैसे हम जाते हैं तहसील में, कभी कोर्ट में, तो कह रहे कि कोर्ट वगैरह में जाएंगे, आप तहसील में जाएंगे। मैं सबसे बड़े उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जब कभी आप रीट का, विशेष तौर से रीट का एग्ज़ाम देंगे, तो रीट के एग्ज़ाम में आप नोटिस करेंगे माय डियर गाइज कि जो आपका पेपर है वो पूरी संपूर्ण 22 भाषाओं में होगा। यानी 22 भाषाओं का तात्पर्य मैं ये कहूँगा कि जब आप उस पेपर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो पेपर जो है आपको एक पत्रिका जैसा नज़र आएगा, यानी वो पेपर नज़र नहीं आएगा। तो यानी उस पेपर में एक्चुअल में कारण क्या है कि उस पेपर में भारत में जो प्रचलित जो भाषाएं हैं, यानी 22 भाषाएं जो हैं, उन 22 भाषाओं में, यानी 22 भाषाएं उस पेपर में दे रखी होंगी। तो यानी वो वैकल्पिक होती हैं, जो भाषाएं आप चुनते हैं आप उन भाषाओं में क्या करते हैं, आंसर देते हैं, और उन्हीं के आंसर आप मात्र करते हैं, बाकी शेष भाषाएं आपके लिए कोई उपयोगी नहीं होती है। आगे की हम बात करते हैं, तो कह रहे थे NCF 2005, NCF 2005 का मतलब आप समझ गए होंगे। यानी यहाँ NCF से तात्पर्य क्या है माय डियर गाइज, तो देखो NCF का मतलब है, NCF का मतलब क्या है, मैं यहाँ आपको उधर बताता हूँ इसकी फुल फॉर्म। तो नेशनल, NCF का मतलब होता है नेशनल क्या, करिकुला CO, NCF करिकुलम फ्रेमवर्क WORK। तो यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अब आप इसकी फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे। तो यानी इसका हिंदी में कहूँ तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005। तो यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार हम बात करेंगे यहाँ पर। तो करें राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 क्लियरली स्टेट्स, वह स्पष्ट रूप से कहती है दैट की द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पजेज कॉम्प्लेक्स चैलेंज बट ऑल्सो ए रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यानी देखो अब ये कह रहा है कि भारत के अंदर ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है यानी भाषाओं की जो विविधता है, भाषाओं की विविधता का मतलब है कि जहाँ देखोगे वहाँ पर आपको भाषा का अंतर मिलेगा। तो कह रहे कि भाषा की विविधता जहाँ कहीं भारत में क्या करती है, एक कठिन यानी कॉम्प्लेक्स स्थिति को आपके सामने लाती है, प्रस्तुत करती है। पद यानी प्रस्तुत करना, संबंध करना, यानी आपको एक मुश्किल स्थिति में आपके सामने एक मुश्किल स्थिति प्रकट करती है, क्रिएट करती है, तैयार करती है। तो कह रहे कि वहीं आपको क्या करती है, अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करती है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जहाँ कहीं आप ये महसूस करेंगे भारत में रहते हुए कि भारत एक अनेक भाषाओं का, विविध भाषाओं का राष्ट्र है, और विविध भाषाओं के राष्ट्र के कारण से यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करना मुश्किल है, कठिन है,
तो कह रहे हैं कि जितना ये कठिन है उतना ही ये क्या करता है, हमें अवसर भी क्या करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यानी कहते एक बड़े स्तर पर एक बड़ी संख्या में करता है, ये हमें अवसर प्रदान करता है। इंडिया इज यूनिक नॉट ओनली इन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन हेयर। कह रहे हैं कि यूनिक यानी विशिष्ट, यानी एक, जो कह रहे हैं कि भारत जो एक विशिष्ट बना हुआ है, तो कह रहे हैं कि इस भारत के विशिष्ट होने का ना केवल एकमात्र कारण क्या है, कह रहे कि इंडिया इज यूनिक नॉट ओनली इन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन हेयर। कह रहे कि भारत केवल इसलिए ही, मात्र इसलिए विशिष्ट नहीं है कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में, एक बड़े संख्या में क्या होता है, भाषाएं बोली जाती हैं, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज दैट आर रिप्रेजेंटेड अक्रॉस दोज लैंग्वेज। और कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि केवल ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए भारत विशेष नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में क्या होता है, भाषाओं का उपयोग किया जाता है, या भाषाओं में परिचर्चाएँ की जाती हैं, स्पोकन किया जाता है, बोला जाता है। कह रहा है कि बल्कि बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड वेराइटी, बल्कि कह रहा है कि एक विशेष बात यहाँ क्या है, टर्म्स ऑफ नंबर यानी संख्या, और वेराइटी यानी विविधता, ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज यानी जो भाषाओं के जो परिवार हैं, भाषाओं के परिवारों की संख्या और उनकी जो विविधता है, दैट आर रिप्रेजेंटेड अक्रॉस दोज लैंग्वेज, जो कि इन संपूर्ण भाषाओं में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। यानी माय डियर गाइज, मैं ये कहूँगा कि जहाँ हमने अभी 6661 बोलियों की बात कही है, और हमने बात कही वहाँ पर कितनी बात, 6661 तो हमने बोलियों की बात कही, 5 भाषाई परिवारों की बात कही। तो कह रहे हैं कि ये सब क्या करते हैं, भारत को यूनिक बनाने में अपनी विशेषता प्रदान करते हैं। यानी भारत को ये विशेषता एक विशिष्ट राष्ट्र बनाने का काम करते हैं, एक अद्भुत राष्ट्र बनाने का प्रयास काम करते हैं। यानी एक ऐसा संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ पर इतनी भाषाएँ, इतनी बोलियाँ, इतनी भाषाई परिवारों का प्रयोग किया जाता हो। आगे डियर गाइज बात हो रही है, देखो तो कह रहे हैं कि लैंग्वेज फ्रॉम 5 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज नेमली। तो कह रहे हैं कि देखो 5, अब आपके मन में पहले से क्वेश्चन आ गया होगा, मैंने उसको पहले इसलिए चर्चा नहीं की थी कि यहाँ आपको आगे बता रखा था कि 5 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज कौन कौन सी हैं। तो कह रहे हैं कि नेमली, नाम से देखो आप जानो, तो कह रहे इंडो आर्यन, यानी भारतीय जो आर्य लोग थे, भारत में जो आर्य लोग थे उनकी उनकी भाषाओं का परिवार। द्रविडियन यानी जो द्रविड़ी जो लोग आए यहाँ पर, उन लोगों की भाषा। ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी ऑस्ट्रो यानी ऑस्ट्रिया जैसे ऑस्ट्रेलियन जो क्षेत्र है, या इस प्रकार के क्षेत्र से जो संबंध रखने वाले जो लोग हैं उनकी। और कह रहे तिब्बत बर्मन, टिबेटो बर्मन कोई समुदाय होगा भाषा का एक, वहाँ की संबंधित भाषाएं। और कह रहे हैं आगे एंडामेनेस कोई एक भाषाई समुदाय है। तो कह रहे कोई उस भाषा के समुदाय से संबंधित भाषाएं। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 5 भाषाई परिवार हैं। ठीक है डियर गाइज, कह रहे एग्जिस्ट इन इंडिया एंड कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो कह रहे ये 5 भाषाई जो परिवार हैं वो भारत में क्या है, अस्तित्व में है, इन्होंने अपना एक स्थान बना रखा है। और कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली, और इन 5 ही भाषाई समूह के अंदर निरंतर रूप से इंटरेक्ट यानी आपसी चर्चाएं की जाती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से। यानी इन 5 ही भाषाई परिवारों में भारत में निरंतर रूप से क्या की जाती हैं, परिचर्चाएँ की जाती हैं। ये कह सकता हूँ कि आवश्यकता के अनुसार भारतीय जो लोग हैं इन 5 ही भाषाई परिवारों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 5 भाषाई परिवार कौन कौन से हैं, उनका नाम लिखिए, तो आप इन 5 का नाम याद रखेंगे। आगे डियर गाइज कह रहा है कि देयर आर सेवरल लिंग्विस्टिक एंड सोशियो लिंग्विस्टिक फीचर्स दैट आर शेयर्ड अक्रॉस लैंग्वेज। तो कह रहे हैं कि भारत में लिंग्विस्टिक यानी भाषाविद एंड सोशियो लिंग्विस्टिक यानी सामाजिक जो भाषाविद हैं, उन फीचर्स यानी विशेषताएं जो हैं, दैट आर शेयर्ड अक्रॉस लैंग्वेज, जो कि क्या है, जो संपूर्ण जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की क्या है, विशेषताएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं, लिंग्विस्टिक यानी उसका
भाषाई प्रभाव होना। दूसरा सोशो लिंग्विस्टिक यानी सामाजिक भाषा, यानी समाज की, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा सामाजिक भाषा के तात्पर्य यहाँ क्या है। तो मेरे कहने का आपने नोटिस एक बात की होगी हमेशा कि एक जो शिक्षित परिवार है, एक शिक्षित समुदाय है, तो शिक्षित समुदाय के जो लोग हैं, वहाँ के जो उस परिवार के जो लोग हैं, उनके बोलने का, उनकी लैंग्वेज का जो तरीका है वो अलग होगा। एक अशिक्षित और एक मध्यम शिक्षित वर्ग जो है, उनकी भाषा, उनके बोलने के तरीके में भी क्या होगा, एक विशेष अंतर आपको नज़र आएगा। यानी आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि यार बातों से तो ऐसा पता लगता है कि ये बड़ा ही विद्वान है, यानी पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, पर दिखने में तो बिल्कुल गँवार दिखता है। और कई बार आप नोटिस करते हैं कि दिखने में व्यक्ति बड़ा ही आपको एजुकेटेड दिखता है, किंतु उसकी बातों से पता चलता है कि वास्तव में गँवार, बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति है। तो यानी ये कह रहा है कि आपको इस प्रकार सोशियो लिंग्विस्टिक की जो विशेषताएं वो भी नज़र आती है। यानी इन सभी भाषाओं में एक्रोस लैंग्वेज यानी ये जो पांचों भाषाई परिवार है या फिर 6661 जो बोलियां हैं, इन बोलियों में आपको इस प्रकार की जो सामाजिक और भाषाई जो विशेषताएं हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। यानी केवल ये नहीं कि 5 शब्द इंग्लिश के जान गए तो इंग्लिश का अच्छा ज्ञाता हो गया। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट को कुल्ड, शुल्ड, ठीक है, इस प्रकार से भी बोलते हुए आपने देखा होगा। यानी उन स्टूडेंट्स के साथ में कई बार आप ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं कि उन बेचारों को तो सही से उन शब्दों का उच्चारण करना भी नहीं आता। तो कह रेफर टू यूनिट 3 ऑफ भाषा, संज्ञान और शिक्षा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया। यानी आप कह रहे हैं कि जब आप यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, तो हम जब यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे तो जो भाषाई विविधता जो है उसके बारे में अधिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या फिर कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अभी ही अधिक नॉलेज चाहिए तो आप अपनी किताब का प्रयोग करते हुए यूनिट नंबर 3 में जाकर के जो भाषा और संज्ञान और शिक्षा जो है उस पॉइंट को जाकर के आप क्या कर लें, अध्ययन कर लें। हाँ, तो डियर गाइज, मैं आगे आपसे एक बात यहीं पर कह देना चाहूँगा पहले ही कि आपका जो वीडियो है थोड़ा लंबा बनेगा, तो धैर्य रखें। आपको एक विशेष चीज़ जानने को मिल रही है, पॉइंट थोड़ा लंबा है आपके लिए। मैं ये मानता हूँ कि समय भी कीमती है, दिन भी कीमती हैं। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब क्लियर हो जाए, तो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ने पर रुचि दिखाएं। वीडियो की जो लंबाई है या कहें कि वीडियो जो टाइमिंग है उसको देख करके बोरिंग ना हो जाएं, उसे घृणा ना करें, बल्कि आप उसको अधिक से अधिक पढ़ने पर गौर करें। आगे कह रहे हैं इश्यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन ए मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल सोसाइटी। आप कह रहे हैं कि अब इस बात पर आपको गौर करना है कि जो विविध भाषाई जो ये भारत देश है, इस विविध भाषाई भारत नामक इस राष्ट्र के अंदर इंग्लिश सीखने के अंदर, यानी इंग्लिश सीखने में क्या इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ का मतलब चाहे मैं ये कह दूँ मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, कठिनता है। यानी इतनी अधिक भाषाओं का ये जो राष्ट्र है, इस इतनी अधिक भाषाओं के राष्ट्र में भी इंग्लिश का सीखना कितना मुश्किल या कितना आसान है, अब इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो करें कि सेवरल रिसेंट स्टडीज़, यानी हाल ही में जो रिसेंट यानी हाल ही में जो अध्ययन किए गए हैं, यानी अनेक जो अध्ययन किए गए हैं, उन अध्ययन की यहाँ चर्चा की जा रही है। तो कह रहे हैं उन अध्ययन में कौन कौन है। पील एंड लैम्बर्ट 1962, यानी पील एंड लैम्बर्ट नामक दो व्यक्तियों का एक समुदाय होगा, एक समिति होगी 1962 में। गार्डनर एंड लैम्बर्ट 1972 में। कमिंस एंड स्वेन 1986 में, अमोंग अदर्स। और कह रहे हैं कि ऐसे और भी क्या रहे जो व्यक्ति विशेष रहे होंगे, तो उन व्यक्ति विशेष ने क्या की, हाल ही में एक भाषाई विविधता पर क्या किया है, अपना अध्ययन किया है, उन्होंने अपनी बात की है। तो कह रहे हैव नाउ कन्विंसिंगली शोन, उन्होंने कन्विंसिंग यानी आपको ब्रैकेट में दे रखा है निश्चयात्मक तरीके से, उन्होंने निश्चित रूप से क्या किया है, शोन दर्शाया है दैट देयर इज ए हाईली पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बाइलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सोशियोलिस्टिक अचीवमेंट। तो यहाँ तक वो बात कर रहे हैं, यानी ये जो हाल ही में भाषाई विविधता के ऊपर क्या किए गए, जो अनेक अध्ययन किए गए हैं, उन अनेकों अध्ययन के अनुसार ये पता लगता है कि बाइलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी
और सोश सोश सो स्कूलेस्टिक स्कूलेस्टिक अचीवमेंट, यानी जो स्कूलेस्टिक मतलब शिक्षाई जो उपलब्धियां हैं, संज्ञानात्मक कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी संज्ञानात्मक जो लचीलापन जो है, एंड जो बाईलिंगुअलिज्म द्विभाषी विविधता जो है, यानी द्विभाषाविद जो है, उनमें क्या है, एक विशेष रिलेशनशिप है। यानी मैं कहता तो ये कहना चाहूँगा आपको कि विद्यालय शिक्षा प्रदान प्राप्त करने में ज्ञानात्मक कोग्निटिव यानी ज्ञानात्मक लचीलापन प्राप्त करने में, यानी ज्ञान प्राप्त करने में संज्ञानात्मक इजीनेस कहीं, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं उसको पाने में। और कह रहा है कि द्विभाषाविद यानी जैसे मैं कहूँ कि आज मैं एक मूल रूप से संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, इंग्लिश मैंने अभी पढ़ना प्रारंभ की है, वरना इंग्लिश मेरा कोई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं था, इंग्लिश का मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। इंग्लिश मैंने सिर्फ बीए के दौरान अपना इस पर अधिक फोकस डाला और उसको तैयार किया, और आज मैं आपके सामने पढ़ाने लायक बन चुका हूँ। तो करें यहाँ बात हो रही है कि अब आपको आगे जानना है कि किस प्रकार से एक इंग्लिश इतने बहुभाषी राष्ट्र, इस बहुभाषी राष्ट्र में किस प्रकार से चैलेंज है सीखने वालों के लिए, जो ये स्टडी आपको बताती है। देखते हैं। और यहाँ देखो एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, यहाँ पर ये भी कहा गया कि द्विभाषी जो लोग हैं या बहुभाषी जो लोग हैं, बहुभाषी चाहे बच्चे कहें या लोग कहें या शिक्षाविद कहें, तो कर इनका बहुभाषी होने से भी क्या फ़ायदे हैं। देखो तो कह बाइलिंगुअल चिल्ड्रन नॉट ओनली हैव कंट्रोल ओवर सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज। तो कह रहे हैं कि जो बाइलिंगुअल जो बच्चे होते हैं, बाइलिंगुअल बच्चों का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा एट प्रेजेंट, जैसे मान लो मुझे संस्कृत भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है, तो मैं बाइलिंगुअल हो गया। बाई का मतलब यहाँ पर यानी द्विभाषी जो बच्चे हैं, तो यहाँ द्विभाषी मैं तो त्रिभाषी हो गया वैसे ही। तो यानी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तो मेरी 3 भाषाएँ तो हो गई। अभी मेरी जो ढूंढाड़ी भाषा है, मैं जयपुर प्रांत से हूँ, ठीक है, मेरी जैसे मैं कहूँगा कि मैं कभी मारवाड़ी सीख जाऊँ, पंजाबी सीख जाऊँ, इस प्रकार से मेरी भाषाएँ क्या होंगी, बदलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो कह रहे नॉट ओनली हैव कंट्रोल, तो कह रहे ना केवल उसका नियंत्रण होता है या कहीं दबदबा होता है या वो सीख पाता है ओवर सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज, ना केवल एक द्विभाषी जो बच्चा होता है या द्विभाषी जो बच्चे होते हैं ना केवल बहुत सी भाषाओं पर अपना कमांड कर पाते हैं, बट दे आर ऑल्सो अकेडमिकली मोर क्रिएटिव एंड सोशली मोर टॉलरेंट। तो कह रहा है कि बल्कि ये जो द्विभाषी जो बच्चे होते हैं वो शैक्षिक रूप से कहें या फिर हम बात करें क्रिएटिव, देखो एकेडमिकली यानी शैक्षणिक तौर पर, मोर क्रिएटिव यानी अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो ये ऐसे जो द्विभाषी जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, एकेडमिक तौर पर क्या होंगे, अधिक क्रिएटिव होंगे। क्रिएटिव यानी संरचनात्मक यानी बहुत से अलग अलग नए नए कार्य करने में वो क्या होंगे, सक्षम होंगे। एंड सोशली मोर टॉलरेंट, और सामाजिक रूप से भी वो क्या होंगे, अधिक टॉलरेंट यानी सहिष्णु होंगे। सहिष्णु का तात्पर्य मैं ये कहना चाहूँगा कि उनमें सहन करने की एक क्षमता होगी, वो सामाजिक जो नॉलेज है इस प्रकार को भी, उस ज्ञान को ग्रहण करने की उन क्षमता होगी। यानी कहने तात्पर्य में ये और आपसे कहना चाहूँगा उस समझाने के लिए कि अगर यदि आप द्विभाषी हैं या अधिक भाषाओं के ज्ञाता हैं, जैसे मानो कि मैं आज संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और मैं ढूंढाड़ी भाषा का नॉलेज रखता हूँ, तो कह रहे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं किसी एक इंग्लिश पर्सन के सामने जाता हूँ तो मुझे उस व्यक्ति से भी कोई क्या नहीं होगी, आपत्ति नहीं होगी। यानी मैं उसके पास भी ज्ञान अर्जन कर सकता हूँ, उसके साथ भी मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, यानी परस्पर वार्तालाप कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए मुझे क्या है, कहीं ना कहीं ये मुझे क्रिएटिव बनाता है। यानी मैं अलग अलग किताबें, अलग अलग भाषाओं की किताबें पढ़ करके अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। अलग अलग प्रकार के समाज में जा कर के मैं उन लोगों के साथ में परिचर्चा कर सकता हूँ, सब बातें कर सकता हूँ। और आगे देखो कह रहे इनफैक्ट देयर वाइड रेंज ऑफ लिंग्विस्टिक रिपेटोयर equips them to negotiate different social situations more efficiently। अब कह रहे हैं कि इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट कौन होगा, वास्तव में देयर वाइड रेंज ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी जो लिंग्विस्टिक भाषाविदों का जो ये एक विस्तृत जो क्षेत्र है, तो रिपोर्टर ये प्रदर्शन कार्य क्या करता है हमें,
इक्कीस क्षमता प्रदान करता है, यानी हमारी जो प्रदर्शन की क्षमता है उसको बढ़ाता है। देम टू नेगोशिएट डिफरेंट सोशल सिचुएशन मोर इफिशिएंटली, यानी जो डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार की जो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनको और भी प्रभावी तरीके से, इफिशिएंट यानी प्रवीणता से, प्रभावशीलता से क्या करता है, हमें उनका प्रदर्शन करने में हमें समर्थ बनाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में एक भाषाविद अगर कोई बालक है तो वह अपनी क्षमता को और भी अधिक अच्छे से क्या करेगा, लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएगा या उसे प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। यानी मान लो कि मुझे आज इंग्लिश आती है, इंग्लिश का नॉलेज है, या मुझे कुछ अन्य किसी बात का ज्ञान है, पर मेरे सामने केवल संस्कृत सुनने वाले जानने वाले हैं। अब बोलो, अगर मुझे केवल इंग्लिश आती है तो क्या मैं उन संस्कृत वालों को कुछ सिखा सकता हूँ? नहीं। मानो कि मुझे केवल संस्कृत आती है और मेरे सामने कौन बैठे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, अब उनको संस्कृत नहीं आती तो क्या मैं उनको ज्ञान दे सकता हूँ? तो नहीं। तो कह रहे कि ऐसी स्थिति के अंदर अगर मानो मुझे एक से अधिक भाषाएं आती हैं तो जो मेरे सामने जिस भाषा को सुनने वाला समझने वाला व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, मैं उस व्यक्ति को उसी की भाषा में, उसी की आवश्यकता रूपी जो भाषा है वो जो वो समझ सकता है उस भाषा में मैं मेरी बात कह कर के उस जो मेरा उद्देश्य है उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। आगे करें, देयर इज ऑल्सो सब्सटेंशियल एविडेंस टू शो दैट बाइलिंगुअल चिल्ड्रन एक्सेल इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कह रहे कि देयर इज ऑल्सो सब्सटेंशियल एविडेंस, सब्सटेंशियल पर्याप्त। तो कह रहे कि आज अगर हम देखें तो कह रहे पर्याप्त क्या है हमारे पास में, एविडेंस है, एविडेंस यानी प्रमाण है, टू शो दर्शाने के लिए दैट कि बाइलिंगुअल चिल्ड्रन यानी द्विभाषी जो बच्चे होते हैं, एक्सेल वो अधिक श्रेष्ठ होते हैं इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी वो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग प्रकार से सोचने में, या अन्य जो बच्चे हैं वो जो एक भाषी होते हैं उन बच्चों के बजाय वो अत्यधिक तीव्र बुद्धिशाली बालक होते हैं। ऐसा शोध के अनुसार यानी अनुसंधान के अनुसार उसको क्या कर दिया गया है, प्रमाणित भी किया गया है। आगे कह रहे हैं, देयर इज थस एवरी रीजन टू प्रमोट बाइलिंगुअलिज्म इन द स्कूल करिकुलम। तो कह रहे कि यही एक क्या है, कारण है कि आज विद्यालय जो पाठ्यक्रम है, स्कूल करिकुला जो है विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या किया गया है, द्विभाषी यानी कम से कम आपको दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा जोर दिया गया है। यानी कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको कम से कम दो भाषाओं का नॉलेज, किसी भी विद्यालय किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है तो दो भाषाएं आपको हर हालत में सीखनी पड़ेंगी। तो करें इन दो भाषाओं का ये जो कम से कम दो भाषाओं का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसी बात को दर्शाता है कि एक व्यक्ति विशेष को अपने जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए या लोगों के ज्ञान को पाने के लिए उसे कम से कम द्विभाषी होना ज़रूरी है। आगे कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पटनायक, यानी पटनायक कोई व्यक्ति विशेष होगा, तो कह रहे हैं उस पटनायक के अनुसार 1987 की बात हो रही है यहाँ पर, यानी 1987 में पटनायक के अनुसार बोथ इन एजुकेशन एंड इन कम्युनिकेशन कैप्चरिंग। तो कह रहे हैं कि चाहे बात शिक्षा की हो चाहे कम्युनिकेशन यानी आपसी वार्तालाप की हो, तो कैप्चरिंग द लोकल एंड इंटरनेशनल थ्रू इंटरमीडिएट लिंकेज ऑफ द रीजनल एंड नेशनल इज एन इसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। यानी आप देखो ये बात कह रहे हैं, चाहे बात हो एजुकेशन की यानी शिक्षा की, चाहे बात हो आपस में चर्चा की, तो कैप्चरिंग यानी इस पर क्या होना चाहिए, कैप्चरिंग यानी अधिग्रहण करना, उस पर काबू पाना, उस चीज़ को प्राप्त करना। द लोकल एंड इंटरनेशनल थ्रू यानी लोकल यानी स्थानीय और इंटरनेशनल यानी जो अंतर्राष्ट्रीय यानी बड़े स्तर पर, इंटरनेशनल थ्रू इंटरमीडिएट यानी माध्यम, लिंकेज यानी जोड़ करके ऑफ द रीजनल एंड द नेशनल यानी रीजनली क्षेत्रीय और नेशनली राष्ट्रीय इज एन इसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी यानी इस लोकतंत्र के अंदर यानी प्रजातंत्र के अंदर अगर आपको भाग लेना है, भागीदार बनना है, तो कह रहा है कि इस स्थिति में आपको हर हालत में क्या करना होगा कि जो अन्य जो भाषाएं हैं उनको भाषाओं का इंटरमीडिएट यानी मध्यम, उसको माध्यम बनाते हुए उनको लिंकेज करते हुए जोड़ते हुए आप क्या करेंगे, उस एजुकेशन और कम्युनिकेशन में उन चीज़ों को आप जोड़ करके उनका बेनिफिट जो है वो प्राप्त करेंगे। कहने तात्पर्य मैं ये कह सकता हूँ कि पटनायक ने ये कहना चाहा है, देखो अकॉर्डिंग टू पटनायक ने कहना चाहा है कि बोध, चाहे बोध यानी दोनों की बात कर रहा है वो, कि चाहे एजुकेशन की बात करोगे आप,
चाहे कम्युनिकेशन की, यानी चाहे आप शिक्षा लेना है आपको या फिर आपको किसी चर्चा करनी है, तो कैप्चरिंग द लोकल एंड इंटरनेशनल, तो कह रहा है कि उसको आप क्या करोगे, आप किसी व्यक्ति से बात करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको लोकल यानी वहाँ की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल थ्रू इंटरमीडिएट लिंकेज। तो ऐसी स्थिति में क्या कर पाओगे आप, इंटरमीडिएट यानी मध्यम रूप से तो क्या करोगे, लिंकेज जोड़ते हुए आप उस ज्ञान को प्राप्त करोगे ऑफ द रीजनल एंड नेशनल। यानी देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपने कई बार क्लास में देखा होगा कि टीचर जो है कभी कभी कुछ बातें समझा नहीं पा रहा होता अपने स्टूडेंट को, तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जो इनके द्वारा अनभिज्ञ हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है वो कि वो उनके क्षेत्रीय यानी वहाँ के क्षेत्रीय शब्दों को प्रयोग करते हुए समझने का प्रयास करता है, या फिर हाव भाव यानी जेस्चर्स का प्रयोग करते हुए यानी हाथों वगैरह का इशारा करके या कुछ दिखा करके, फिर अंत में वहाँ के जो जो बच्चे सीख रहे होते हैं वो बताते हैं कि सर हम इस चीज़ को यहाँ ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे मैं बात करूँ, अभी मैं जम्मू, एक मेरी सिस्टर है, मैंने उससे बात की, उसने कहा कि भाई मैं तो बस अब झिरी लगाने वाली हूँ, झिरी। अब आप सोच रहे हो कि झिरी क्या है, तो उसने मुझे कहा कि झिरी यानी जो आपने मुझे, मैं घर आई थी खिलाया था, तो मैंने कहा कि तू मेरे घर आई थी मैंने खिलाया था, ऐसा झिरी क्या है। तो उसने समझाना चाहा कि जिसे आप शायद चावल कहते हैं उसे हम झिरी कहते हैं। यानी कहता ये हुआ कि मुझे उसको समझाने के लिए उनकी तो क्षेत्रीय और जो राष्ट्रीय जो भाषा है उन भाषाओं में क्या कर दिया, लिंकेज कर दिया, मध्यम रूप से उनको जोड़ दिया। तो ऐसा करने पर मुझे क्या हुआ, अगर मैं शिक्षा क्षेत्र में क्लास में बैठ कर अध्ययन करना चाहता तो भी मेरे लिए वो सहायक होता, चाहे मैं चर्चा कर रहा हूँ तो वह भी मेरे लिए वो सहायक हुआ। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, तो कह रहे देखो ये कह रहे इज एन इसेंशियल यानी अत्यंत इसेंशियल होता है अत्यंत आवश्यक, प्री कंडीशन यानी एक ये पूर्व शर्त है ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। यानी अगर आपको इस लोकतंत्र के अंदर अपनी भागीदारी निभानी है, जैसे मैं एक बात और आपसे उदाहरण के तौर पर कहूँ, मोदी हैं यानी हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री जो हैं, उनको आपने नोटिस किया होगा वो गुजरात, मूल निवासी गुजरात के हैं, पर जहाँ कहीं जाते हैं वो वहाँ जाने पर वहाँ की भाषा में क्या करते हैं, वो अपना संभाषण प्रस्तुत करते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो मूल रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु उनको आवश्यकता पड़ने पर वो कुछ शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का, अन्य वहाँ की क्षेत्रीय भाषा शब्दों का प्रयोग करके उन लोगों तक अपने वक्तव्य को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसे मैं कहूँगा रीजनल और नेशनल लैंग्वेज में इंटरमीडिएट लिंकेज। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बाइलिंगुअल होना, मल्टीलिंगुअल होना, ये हमारे क्या होता है, उपयोगी सिद्ध होता है। आगे कह रहे हैं वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट ए वेराइटी ऑफ एडवांस्ड लेवल लिंग्विस्टिक स्किल्स कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनोदर। तो कह रहे हैं देखो वी नीड टू रिकॉग्नाइज यानी नीड टू यानी आवश्यकता है, रिकॉग्नाइज पहचानने की, हमें इस चीज़ को जानने की, इसको पहचानने की आवश्यकता है, दैट की ए वेराइटी ऑफ एडवांस्ड लेवल लिंग्विस्टिक स्किल्स यानी एक अतिरिक्त एडवांस्ड यानी अतिरिक्त स्तरीय जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, यानी एक बड़े स्तर पर, या मैं कह रहा हूँ एक बड़े स्तर पर जो भाषाई कौशल का जो स्तर है, कैन ईजिली भी ट्रांसफर, उसे क्या किया जाता है, देखो दैट ए वेराइटी यानी वेराइटी गुणवत्ता कहें, विविधता कहें, ऑफ एडवांस्ड लेवल यानी उच्च, एडवांस का यहाँ क्या होगा, उच्च स्तरीय लिंग्विस्टिक स्किल्स यानी उच्च स्तरीय जो भाषाई जो कौशल है, कैन ईजिली भी ट्रांसफर, उसे क्या कहता है, आसानी से ट्रांसफ़र किया जाता है, एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर यानी एक भाषा से दूसरी भाषा पर पहुंचा जा सकता है, एंड दैट द लर्नर डजंट हैव टू पुट इन एनी एक्स्ट्रा इफर्ट टू फॉर दिस लार्जली अनकॉन्शियस ट्रांसफ़र। तो कह रहे देखो यानी कहने तात्पर्य कि अगर मानो कि आप कॉलेज स्तर पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको इंग्लिश पढ़नी है, अब इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं पर आप इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे हैं, तो यानी वो क्या करेगा, इंग्लिश जो वन लैंग्वेज है यानी उस एक भाषा को वो दूसरी भाषा पर ट्रांसफ़र कर देगा। यानी जो आवश्यक जो भाषा है वहाँ की, उन बच्चों के लिए जो सहायक है समझने में, वह उस भाषा में रूपांतरण करके उस चीज़ को आपको समझने का प्रयास करेगा। यानी मेरे साथियों मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जैसे मैं संस्कृत विद RSS जो जयपुर में त्रिवेणी नगर में जो कॉलेज है, उस कॉलेज में मैंने अध्ययन किया और शुरुआत के 10 दिन हमारे टीचर ने
एक भी बिना हिंदी जैसे शब्द का प्रयोग किए हुए उन्होंने संस्कृत में ही क्या किया, अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाया। 10 दिन बाद जो टीचर ने टेस्ट किया तो पता लगा कि मैंने जो कुछ बोला है 10 दिन में वो केवल 100 में से 10 विद्यार्थियों को ही समझ में आया। और 10 विद्यार्थी कौन थे, जिनमें से हम विराटनगर के 4 विद्यार्थी थे, यानी जिनको आदत पड़ी हुई थी संस्कृत में बोलने की, संस्कृत में ही पढ़ने की, संस्कृत में ही लिखने की। यानी एक तरह से मैं कहूँ कि हम पूरी तरह से संस्कृत पर एकाधिकार की बात करने लगे थे। तो ऐसे तो हमें समझ में आ रहा था, या कुछ और जैसे जो थे जिनके संस्कृत अच्छी कमांड थी केवल उनको समझ में आ रहा था। बाकी 90 विद्यार्थी केवल टीचर को सुनते थे, उसकी मुख की तरफ देखते थे और चले जाते थे। तो कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। देखो डियर गाइज, तो कह रहे कि एनसीएफ 2005 फोकसेज ऑन द एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। अब देखो कह रहे हैं कि जो एनसीएफ 2005 यानी जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 जो है वो क्या करता है, फोकस यानी ध्यान केंद्रित करता है ऑन द एडवांटेज, एडवांटेज यानी लाभ के ऊपर, और बाइलिंगुअलिज्म यानी द्विभाषी, और मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषी यानी बहुभाषाओं का ज्ञान होना, और द्विभाषाओं या केवल 2 भाषाओं के ज्ञान होने पर क्या करता है, वो अपना ध्यान केंद्रित करता है या लोगों का ध्यान इस तब लेकर के आता है, उस बात पर जोर देता है। स्ट्रांगली यानी एक सख्त रूप से मजबूती के साथ में रिकमेंड्स मांग करता है प्रैक्टिसिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी वो कहता है, यानी एनसीएफ 2005 जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि एनसीएफ 2005 क्या है, पूछा जाए तो करें कि एनसीएफ 2005 के लिए एक ही बात कहेंगे कि एनसीएफ 2005 ने कहीं ना कहीं भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के प्रयोग पर क्या किया है, जोर दिया है। यानी अलग अलग भाषाओं के प्रयोग करने पर एनसीएफ 2005 में जोर दिया गया है, या कहें कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य केवल यही है कि विद्यालय स्तर पर कहें या फिर महाविद्यालय स्तर पर कहें या फिर कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं के सीखने या सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। यही मात्र एक किसका उद्देश्य था, एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था। It views the 3 language formula as an attempt to address the challenge and opportunities of the linguistic situation in India। अब आपने अभी जो कोठारी आयोग की बात हमने कही थी, कोठारी आयोग ने जो 1964 में अपना मत रखा था, 1966 में वो बात उन्होंने रखी और मांगे रखी थी। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा आयोग बना और उस आयोग ने हमारे सामने बातें रखी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो त्रिफॉर्मूला त्रिभाषी सूत्र जो आया था, वो त्रिभाषी सूत्र का उद्देश्य यही था कि भारत के अंदर जो अलग अलग भाषाओं की जो चैलेंज चुनौतियां हैं या उनके जो अवसर हैं उनको किस प्रकार से फेस किया जाए, उनका किस प्रकार सामना किया जाए। तो कर इस बात पर ही जोर देने के लिए केवल क्या किया गया था, त्रिभाषी सूत्र का प्रयोग किया गया था। एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स द फॉलोइंग गाइडलाइंस, और कह रहा है कि इसी के साथ में जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 जो है वो इस प्रकार की जो आगे जो आपको दी गई जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश हैं, उनका प्रयोग करने पर आपको क्या करती है, वो जोर देती है। तो कह रहा है कि लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी मल्टीलिंगुअल नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लैंग्वेज ऑफर्ड टू चिल्ड्रन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज दैट वुड यूज द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एज ए रिसोर्स। तो देखो क्या कह रहे हैं, तो लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी मल्टीलिंगुअल, यानी लैंग्वेज की जो मैं कहूँ कि भाषा शिक्षण जो है, लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा शिक्षण जो है, नीड्स यानी भाषा शिक्षण को आवश्यकता होती है, टू बी मल्टीलिंगुअल यानी भाषा शिक्षण जो है बहुभाषी होना चाहिए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ लैंग्वेज, ना कि केवल निश्चित भाषाओं का ही शिक्षण किया जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑफर टू चिल्ड्रन यानी हमें क्या करना चाहिए, यानी भाषा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को एक से अधिक भाषाओं का क्या करना चाहिए, शिक्षण करवाया जाना चाहिए। बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज, बल्कि इसमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, उनकी जो युक्तियाँ हैं वो क्या होना चाहिए, इवॉल्विंग होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ इवॉल्विंग यानी उन भाषाओं के विकास पर भी ध्यान हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भाषा केवल किताबों तक या एग्ज़ाम तक बन करके रह जाए। मैं जैसे आप देखते होंगे एट प्रेजेंट वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं उनमें हम संस्कृत को इस रूप में देख सकते हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो केवल पाठ्यक्रम की परीक्षा तक की भाषा बन के रह गई है लोगों की।
करेक्ट दैट वुड यूज़ द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एज ए रिसर्च। तो करेक्ट इसलिए जो भाषा शिक्षण जो है वो बहुभाषी रूप में कक्षा में होना चाहिए, यानी एक कक्षा के अंदर हमें अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हुए अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाया जाना चाहिए। आगे करें होम लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन शुड बी द मीडियम ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स। तो करें कि होम लैंग्वेज का मतलब ये कह सकता हूँ कि जो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा के अंदर ही विद्यालयों के अंदर अध्यापन का कार्य यानी अधिगम लर्निंग यानी अधिगम यानी सीखने का कार्य करना चाहिए। तो कह रहे हैं होम लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों की जो घरेलू जो भाषा है या कहीं क्षेत्रीय जो भाषा है शुड बी द मीडियम ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स, यानी वही क्या होना चाहिए, उनका सीखने का माध्यम होना चाहिए। कहने तात्पर्य मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रभावी रूप से बच्चों को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो प्रभावी रूप से सिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनके ही क्षेत्रीय जो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें ही उनको सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, या कहें कि आपको जो अपना शिक्षण कार्य जो है उनकी ही क्षेत्रीय भाषा में करवाना चाहिए। इफ़ ए स्कूल डजंट हैव प्रोविजंस फॉर टीचिंग इन द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एट द हायर लेवल्स। तो कह रहा है कि इफ़ यदि कंडीशन की बात करें वो जानना चाहते हैं कि इफ़ ए स्कूल यानी एक विद्यालय जो है डजंट हैव प्रोविजंस यानी एक विद्यालय के पास ऐसे प्रावधान नहीं है, प्रोविजंस यानी प्रावधान नहीं है फॉर टीचिंग पढ़ाने के लिए इन द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज, यानी किसी विद्यालय के जैसे मान लो अब मैं बात करता हूँ एक बार के लिए, जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में साफ कहा जाता है कि ये विद्यालय ही इंग्लिश मीडियम है। इट्स मीन यहाँ पर किसी रूप में भी हम किसी और भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे, या कहें कि हम अधिक से अधिक केवल इंग्लिश का प्रयोग करना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कहाँ किसी स्तर पर हायर लेवल्स यानी एट द हायर लेवल्स प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मस्ट स्टिल बी कवर्ड थ्रू द होम लैंग्वेज। तो कह रहे हैं उनको भी क्या करना चाहिए, होम लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए या होम लैंग्वेज के प्रयोग करने पर जोर देना चाहिए। यानी आप कई बार देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। पिछड़ने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों को कई बार ये समझ में ही नहीं आ पाता कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, टीचर ने क्या कहा 1 घंटे के लेक्चर में। तो कह रहे हैं कि कहीं उनको पता नहीं चलता, तो यानी वो उन विद्यार्थियों के लिए क्या नुकसान है। तो कह रहे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये कसम खा ली या फिर सिद्धांत बन गए कि आप वहाँ उन विद्यालयों के अंदर किसी भी रूप में वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उनका एक शब्द भी आप नहीं बोल सकते। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आपको बोलना चाहिए। आपके विद्यार्थियों का लर्निंग का जो काम है वो श्रेष्ठ रूप में हो सके, उसे करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए आपको उस भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है जिसमें वो अच्छे से समझ पाते हैं। कह रहा है कि आगे कह रहा है देखो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी होनर द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज। इम्पेरेटिव का होता है आवश्यक, यानी वैसे आपने इम्पेरेटिव का अलग कहीं और अर्थ में पढ़ा होगा। अब यहाँ कह रहा है कि इम्पेरेटिव का होता है आवश्यक, यानी कह रहा है कि हमें बच्चों की जो होम लैंग्वेज है उसे भी क्या करना चाहिए, होनर प्रदान करना चाहिए। होनर यानी सम्मान देना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें अध्यापन का जो कार्य है उन बच्चों की जो उस मातृभाषा में करवाना चाहिए। तो कह रहे इट इज़ क्लियर दैट द टेक्स्ट बुक्स नीड टू यूज मल्टीलिंगुअलिज्म। अब आपने चीज़ नोटिस की होगी माय डियर गाइज कि जैसे हमारा इस समय हिंदी राष्ट्र है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपने कई बार देखा होगा इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं, संस्कृत की जो बुक्स होती हैं, यानी मैं कहूँ कि जो एक अननोन भाषा है, अननोन लैंग्वेज है या हार्ड लैंग्वेज आपके लिए है, उस भाषा को ट्रांसलेट किया जाता है आपकी स्वयं की क्षेत्रीय भाषा में, ताकि आप क्या कर सकें, उसको समझ सकें। तो कह रहा है कि इट इज़ क्लियर, ये बात स्पष्ट है दैट की द टेक्स्ट बुक्स यानी जो किताबें हैं नीड टू यूज वो उनको प्रयोग करने की आवश्यकता है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी अगर यदि आपको सही रूप में परिणाम लेने हैं तो कह रहे हैं कि आपको मल्टीलिंगुअलिज्म के रूप में क्या करना होगा, उन किताबों का प्रकाशन करना होगा एज ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर लर्निंग। यानी अगर अधिगम को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, अत्यधिक और अधिक अच्छा बनाना है, तो किसी भी हालत में आपको उस भाषा का प्रयोग ज़रूर करना होगा जिस भाषा के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं, उन बच्चों को और अधिक अच्छा सिखा सकते हैं। तो आपको उन भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यानी हम बात करें जिस क्षेत्र, जैसे मान लो कि मुझे मेरी इंग्लिश की किताब छापी मैंने और उसका प्रकाशन तो कर दिया, पर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश को सीखने के लिए हिंदी को माध्यम बनाना पड़ता है।
तो जैसे भी आपने अपने यहाँ शब्द आया था कन्विंसिंगली, निश्चित तौर पर, तो निश्चित तौर पर जैसे इंग्लिश की बुक थी उसने क्यों लिखा, तो कह रहा है वो कहीं ये चाहता है कि आप कन्विंसिंगली शब्द का प्रयोग लिख करके ये बात हो गई कि कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है उसको समझ पाएगा, उसके अर्थ को वो ग्रहण कर लेगा। तो कह रहा है कि आपको अलग अलग भाषाओं का एक किताब के प्रकाशन में प्रयोग करना चाहिए। द एक्टिविटीज नीड टू बिल्ड अराउंड द चिल्ड्रंस इमीडिएट एनवायरनमेंट, देयर इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कह रहे दूसरी बात कह रहे थे और किस चीज़ के निर्माण करने की हमें आवश्यकता है, ये यहाँ पर बात की जा रही है। एक्टिविटी नीड टू बी बिल्ट, तो कह रहे कि वो कौन सी जो गतिविधियाँ हैं जिनको तैयार करने की, उनको निर्माण करने की हमें आवश्यकता है। तो कह रहा है कि अराउंड द चिल्ड्रंस इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी बच्चों के हाल ही के इमीडिएट यानी वर्तमान की जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का जो वातावरण है, उनके एनवायरनमेंट के अनुसार या देयर इंटरेस्ट, उनकी रुचि के अनुसार, एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनकी समझ के स्तर के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, उन बच्चों के लिए भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या कह रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो बच्चे क्या कर सकें, अधिक से अधिक सीख सकें। ठीक है डियर गाइज, तो यानी एक्टिविटी नीड टू बी बिल्ट, यानी ऐसी गतिविधियाँ करवाई जानी चाहिए या ऐसी गतिविधियों पर हमें जोर देना चाहिए अराउंड द चिल्ड्रंस, उन बच्चों के लिए या उन बच्चों के आसपास, इमीडिएट एनवायरनमेंट, ताकि उनके सामने क्या हो, वर्तमान जो है यानी जो चीज़ सिखाना चाहते हैं इस प्रकार का वातावरण बना सकें। देयर इंटरेस्ट, उनकी रुचि आप पैदा कर सकें, एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और साथ में आप उनके जो अधिगम का यानी समझने की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करें, उनकी भाषा का आप एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करें। फॉर दिस पैरेलल टेक्स्ट इन मोर देन वन लैंग्वेज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, तो कह रहे हैं कि इससे पैरेलल टेक्स्ट, पैरेलल समानांतर जो ये शब्द हैं, या कहें कि एक बुक जो है उसके लिए आप क्या करते हैं, मोर देन वन, एक से अधिक भाषाओं में उस चीज़ को आप संबोधित कर सकते हैं। यानी डियर गाइज, आपने बहुत बड़े बड़े जो स्पीच सुने होंगे, कई बार देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो इंग्लिश में बोलने के बाद में भी अपने उस भाषण में हिंदी शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग वो करते हैं। यानी हिंदी का मतलब है कि वहाँ की जहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जो लोग उसे सुन रहे हैं वो लोग किस भाषा को और अधिक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, किस भाषा में उसकी बात को और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं, वो उस भाषा को माध्यम बनाते हुए क्या करते हैं, अपने स्पीच को पूरा करते हैं। आगे कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेशनल बुक ट्रस्ट, यानी एक NBT एंड नेशनल बुक ट्रस्ट है, हैज़ पब्लिश्ड सेवरल स्टोरीज, यानी जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी किताब है तो यहाँ आपको बार बार एक बात पर जोर दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मल्टीलिंगुअल यानी एक ही भाषा पर आश्रित नहीं होना चाहिए, एक से अधिक भाषाओं पर आश्रित होना चाहिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। मैं कहने तात्पर्य एक बात और कह सकता हूँ आपको, ऐसे समझ लो आपने 10 साल की मेहनत करके एक किताब लिखी, यानी एक किताब तैयार कर दी, मान लो चाहे संस्कृत की होती, कोई कहानी लिखी है, कोई निबंध लिखा है, कुछ भी लिखा है आपने, और आपने केवल क्या किया कि अपनी आसपास की जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में उसका निर्माण किया। बोलो अब क्या उस क्षेत्र के लोगों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो उस बुक को परचेज करेगा, खरीदेगा? नहीं ना। तो यानी आप ये तो नहीं चाहते होंगे कि मेरी बुक जो 10 साल में लिखी गई है वो उसको केवल 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोग ही पढ़ें? नहीं, उसे संपूर्ण संसार यानी के जो प्राणी हैं वो क्या कर सकें, उसको पढ़ सकें, उसका आनंद ले सकें। जैसा कि मैं आपको कहूँ, मेघदूत जो है संस्कृत में जो महाकवि कालिदास की जो रचना है, मेघदूत एक खंड काव्य है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के रूप में, ऐसे उसे मेघदूत के ग्रंथ की अनेकों भाषाओं में क्या की गई है, उसकी मैं कहूँ कि उसका अनुवाद किया गया है। अब बोलो अगर केवल उस मेघदूत को केवल संस्कृत में ही लिखा जाता तो बोलो क्या केवल संस्कृत के ज्ञानी जो लोग हैं, संस्कृत को जानने वाले जो लोग हैं, उनके अलावा कोई व्यक्ति उसको पढ़ पाता? नहीं। तो यानी अलग अलग भाषाओं में आपको एक किताब का क्या करना चाहिए, प्रकाशन करना चाहिए। तो कह रहा है कि नेशनल बुक ट्रस्ट नाम कोई संस्था होगी, उसने क्या किया, सेवरल स्टोरीज, अनेकों कहानियाँ क्या की हैं, है दैट हैव बीन रिटन इन इंग्लिश, यानी जो किस में लिखी गई हैं, इंग्लिश में लिखी गई हैं, एज वेल एज इन द इंडियन लैंग्वेज। कह रहा है कि मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो NBT नामक जो एक बुक होगी, कोई नेशनल बुक ट्रस्ट है, उसमें जो अनेकों कहानी लिखी गई हैं, उन कहानियों की जो मूल भाषा है वो तो इंग्लिश है, पर कह रहे हैं कि उन कहानियों का जो ट्रांसलेशन है, रूपांतरण जो है, वो भारतीय भाषाओं में भी किया गया है। यानी
ऐसा नहीं है कि वो कहानियाँ केवल मात्र इंग्लिश में लिखी गई हैं, बल्कि वो इंडियन लैंग्वेज में भी क्या गई हैं, ट्रांसलेट की गई हैं, ताकि उन लोगों को ऐसा नहीं, उन बुकों को केवल ऐसा नहीं हो कि उन कहानियों को केवल ऐसा नहीं हो कि केवल इंग्लिश को जानने वाले लोग ही पढ़ें, वही उनका आनंद ले सकें और कोई भाषा का व्यक्ति उसका आनंद ना ले सके। इसलिए उन भाषाओं में उन स्टोरियों को, उन कहानियों को अन्य भाषाओं में क्या किया गया, रूपांतरित किया गया। आगे देखो डियर गाइस, टास्क करते हैं हम। तो यानी आप समझ गए होंगे, यहाँ बार बार एक ही बात पर जोर दिया गया है, तो आप भी इस बात पर गौर करें कि अगर आपको केवल एक ही भाषा आती है तो आप जहाँ तक हो सके, जितना कर सकते हैं, आप अधिक से अधिक भाषा सीखने का प्रयास करें। तो कह रहे हेयर आर सम पॉपुलर, अब टास्क की हम बात करते हैं यहाँ पर। हेयर आर सम पॉपुलर सेइंग्स, सेइंग्स यानी कहावत इन इंग्लिश। तो कह रहा है कि अंग्रेजी में कुछ प्रसिद्ध कहावतें हैं। फाइंड आउट व्हाट दे मीन, उनका पता लगाएंगे उनका अर्थ क्या है। देन फाइंड आउट देयर इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट यानी समानार्थी, और उसके बाद हम क्या लगाएं, उनके समानार्थी का पता लगाएं हिंदी, इन हिंदी में और योर मदर टंग, या फिर अपने स्वयं की भाषा में। देखो मैं बात कहूँ, माइट इज राइट, यानी पहला उदाहरण अपने पास में, माइट इज राइट। अब यहाँ अगर आप शब्दों का देखो, कहावतों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है डियर गाइज, कि कहावतों के जो शब्द हैं वो शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, वो जो कहावत जिस प्रसंग में कही गई है वो महत्व है उसका, यानी जो संदर्भ है वो प्रसंग जो है वो महत्वपूर्ण है। माइट इज राइट। अब अगर आप शब्दों का अर्थ लेके चलेंगे, माइट है तो सकना, इज यानी है, और राइट यानी सही, यानी है सकना या सकना है या सकना सही है, ये कोई अर्थ नहीं हो सकता। तो यानी इसका एक फिक्स अर्थ है, यानी सेइंग्स जो होती हैं, प्रोवर्ब्स जो होती हैं, इनका एक पर्टिकुलर एक फिक्स अर्थ होता है। तो यहाँ माइट इज राइट करके होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मैंने आपको हिंदी बता दिया और इंग्लिश में दे रखा था। तो देखो आगे की बात देख करते हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप, तो करेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। दूसरे की बात होगी। तीसरे की, द अर्ली बर्ड्स कैचेज द वर्म, यानी जो पहले पहुंचता है वो अवसर को प्राप्त करता है या लाभ उठाता है। अर्ली बर्ड यानी अर्ली यानी पहले, अब बर्ड यानी पक्षी, कैचेज पकड़ता है, द वर्म, वर्म कीड़ा। तो यहाँ देखो ऐसा तो नहीं, अब ये तो नहीं कहना चाहते हम कि पहले पहुंचा हुआ पक्षी कीड़ा पकड़ता है, ये तो नहीं है इसका अर्थ। तो यानी यहाँ ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति पहले जाता है, पहले पहुंचता है किसी भी कार्य में, वो ही व्यक्ति क्या करता है, एक अवसर का लाभ उठाता है। आगे कह रहे हैं, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, यानी कह रहे हैं कि ए बर्ड इन द हैंड, यानी एक पक्षी जो आपके हाथ में वो श्रेष्ठ है, इज वर्थ वो अधिक बहुमूल्य है, कीमती है, टू इन द बस, यानी कहता मैं ये कह सकता हूँ इसका अर्थ क्या होगा कि लालच बुरी भला है, ये कह सकते हैं, या फिर जो है वो ही श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य हुआ, जैसे हम कई बार करते हैं ना कि हम एक पक्षी जो हमारे हाथ में है उसको इग्नोर करते हुए एक ज़्यादा पाने के लिए जो झाड़ी में फंसे हुए दो पक्षी हैं उनकी तरफ क्या करते हैं, अधिक अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी आपने उदाहरण के तौर पर एक कुत्ते की जो कहानी पढ़ी थी, कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी, खुद के मुंह में जो मांस था उसकी परछाई थी वो, पर कुत्ते को ये मंजूर नहीं था कि मेरी तरह की हड्डी या फिर कहीं मेरी तरह का जो मांस है वो और भी किसी को मिले, उसको ये मंजूर नहीं था। इसलिए क्या किया उस कुत्ते ने, तुरंत दूसरे कुत्ते पर भौंकने का प्रयास किया। भौंका क्यों था उसने, कि केवल मैं क्या कर सकूं, इसको भी मैं ही प्राप्त कर लूं इस बहाने से। पर एक्चुअल में हुआ क्या कि लालच बुरी बला है, यानी उसने अपने स्वयं के हाथ में जो था वो भी गवा दिया। अब डियर गाइज यहाँ की चर्चा कर लेते हैं। देखो मैंने इंग्लिश की अगर आपको थोड़ा डर लगता था तो वो आपको मैंने बता दिया। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, मैं देखो ये नहीं कहता था डरने का मतलब कि आप कर नहीं पाएंगे, और आप करेंगे। मैं चाहूँगा कि इनका आप क्या करें, मुझे इंग्लिश में आपके नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के रूप में इनकी इंग्लिश जो है वो लिख के दें। मैं पहले एक आपको बता देता हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो नाच न जाने आंगन टेढ़े का होता है ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन, यानी ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन quarrels with his tools, यानी ए बैड वर्कमैन quarrels with his
टूल्स, यानी मैंने एक का आपको बता दिया, ए बैड वर्क मैन क्वारल्स विद हिज टूल्स किसका अर्थ है डियर गाइज, तो कह रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है। तो आप क्या करना है, इन हिंदी के इनको पढ़ना है और इनका क्या लिखना है, आपको इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। आपको अगर किसी बुक से ना मिले तो आप ऑनलाइन देखेंगे, अगर नहीं हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अब मिले नहीं मिले, समझ में आया नहीं आया, ये कमेंट आप ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपको शेष आपके जो 4 हैं उनको यदि मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगले विषय के साथ में। मुझे पता है कि आपका जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया है और अब तक का सबसे लंबा है, पर विषय भी थोड़ा ऐसा ही था। धन्यवाद साथियों।